हेलो एवरीवन, कॉमर्स पॉइंट के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे वो है अकाउंट्स, और अकाउंट्स का फंडामेंटल टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग यानी वो टॉपिक जो हर एक स्टूडेंट्स को, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है, तो स्टार्ट से अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर इस सब्जेक्ट को स्टार्ट से पढ़ना है तो शुरू कहाँ से करना है? शुरू यहाँ से करना है। दिस इज द स्टार्टिंग लेक्चर ऑफ अकाउंट्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे ना, इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जो डेफिनेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला डेफिनेशन जिस पे हम बात करेंगे वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसको कहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे अकाउंटिंग को? तो एक बेसिक सा डेफिनेशन, एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिया गया है, देख लें आप इसको। डेफिनेशन यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा है, और आप भी इसको इसी तरीके से नोट करिएगा। एक एक पॉइंट हम समझाएंगे, उस पॉइंट का मीनिंग भी आपको समझ आएगा और डेफिनेशन भी आसानी से याद हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन है, सबसे पहले ये समझ लीजिए क्या है डेफिनेशन। अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस को बोलते हैं। क्या है अकाउंटिंग? एक प्रोसेस का नाम। अब सवाल ये है कि प्रोसेस किसको कहेंगे? व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस किसको कहा जाए? प्रोसेस भी अपने आप में एक मीनिंग रखता है। क्या है मीनिंग प्रोसेस का? तो देखिए, जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जब हम एक के बाद एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुकिंग को प्रोसेस बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें चॉपिंग, कटिंग, है ना, फ्राइंग, एंड देयर आर वेरियस फंक्शंस जो एक के बाद एक परफॉर्म होने। तो अकाउंटेंसी को भी, अकाउंटिंग को भी हम प्रोसेस ही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं प्रोसेस? इसलिए कि कहीं ना कहीं इसमें एक के बाद एक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे। तो देखिए, प्रोसेस है तो किस चीज का प्रोसेस तो आ रहा है? रिकॉर्डिंग, पहला फंक्शन रिकॉर्डिंग। फिर क्या होगा? क्लासिफाइंग, दूसरा फंक्शन। फिर क्या होना है? समराइजिंग, तीसरा फंक्शन। फिर क्या होना है? एनालाइजिंग, चौथा फंक्शन। फिर क्या होना है? इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, यानी पांचवा और छठा फंक्शन। ये सारे ऑल 6 फंक्शंस एक के बाद एक के बाद एक परफॉर्म हो इन अकाउंटिंग। दैट इज वाई इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड करना सीखते हैं, क्लासिफाई करना सीखते हैं, समराइज करना सीखते हैं, एनालाइज करना सीखते हैं, इंटरप्रेट करना सीखते हैं, कम्युनिकेट करना सीखते हैं। अब आप कहोगे सर क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्लासिफाई करेंगे, कौन से इंफॉर्मेशन को समराइज करेंगे, किस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन होना है? तो आगे आ रहा है, इसका होना है फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके बहुत सारे लेन देन होंगे, उन लेन देन को रिकॉर्ड करना। अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का तो नहीं है बट एक एनजीओ आप रन करते हो तो उसका भी अपना लेन देन होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे जिसको रिकॉर्ड करना होगा, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना होगा। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, इवेंट्स क्या है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। तो बहरहाल क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्लासिफाई करना है, क्या समराइज करना है, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना है, तो बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे? तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है। और कैसे? तो ऑर्डरली रिकॉर्ड करना है। कहां, किस टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे? तो बरी के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहां पे देखिए, सिस्टमैटिकली बात आई तो सिस्टम का नाम भी आ गया। कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? डबल एंट्री सिस्टम। ऑर्डरली, ऑर्डर फॉलो करने की बात आई तो ऑर्डर का नाम भी आ गया। कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। अब इन सारे पॉइंट में जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे देखा, जो आपको याद भी हो गया होगा कि अकाउंटेंसी क्या, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग व्हाट? बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हाउ? सिस्टमैटिकली, है ना, एंड ऑर्डरली। इन विच टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ मनी।
तो एक बिजनेस के लेन देन को, ऑर्गेनाइजेशन के किसी फाइनेंशियल लेन देन को, ऑर्गेनाइजेशन के किसी फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग। आई होप की बात समझ में आ गई हो। अगले डेफिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज बुक कीपिंग। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग में तो इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करने, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, राइट। अगर हम सारे फंक्शन को छोड़ के सिर्फ दो फंक्शन ले लें, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, तो वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन है दैट बुक कीपिंग बुक कीपिंग क्या है? व्हाट इज बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन यहां पे आ रहा है दैट इट रेफर्स टू द प्रोसेस। अगेन इसको भी हम प्रोसेस बोल रहे हैं, आप समझ गए होंगे प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। एक से ज्यादा फंक्शन एक सीक्वेंस में परफॉर्म होगा तो आप उसको प्रोसेस बोलोगे। तो बुक कीपिंग को भी हम प्रोसेस बोलेंगे। किस चीज का? रिकॉर्ड करने का। और क्या करना है? क्लासीफाई करना है। अगेन फिर वही बात कि क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्लासीफाई करना है। तो सेम इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। किसका? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे रिकॉर्ड करना है? सिस्टमैटिकली। और कैसे रिकॉर्ड करना है? तो ऑर्डर फॉलो करना है, ऑर्डरली रिकॉर्ड करना है। कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे। सिस्टम का नाम आ गया यहाँ पे, डबल एंट्री सिस्टम। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? बड़ा सिंपल है। अगर आपसे हम सवाल करें कि लेन देन को कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप जो लेन देन पहले हुआ वो पहले लिखोगे कि बाद वाले को पहले लिखोगे? तो आप कहोगे नहीं सर, जो पहले हुआ वो पहले लिखाएगा, है ना। मतलब जिस सीक्वेंस में लेन देन हो रहा है आपको वैसे ही रिकॉर्ड करना है। जिस टाइम और सीक्वेंस के हिसाब से लेन देन होते जाएगा, रिकॉर्ड भी उसी तरीके से होगा। आगे पीछे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर बाद का ट्रांजेक्शन पहले और पहले का ट्रांजेक्शन बाद में करने लग जाएंगे तो फिर अकाउंट्स में घपला घोटाला बहुत ज्यादा होगा और उसको पकड़ पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो दैट इज वाई डेट और टाइम का खास ख्याल रखा जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में। इवन कि अगर मिस्टेक हो जाए और वो मिस्टेक बाद में डिटेक्ट हो, तो जिस डेट में मिस्टेक डिटेक्ट होगा ना, उस डेट में ही उसको सुधारना हो। तो आई होप की बात समझ में आई हो। अगेन रिकॉर्ड कैसे करना? मनी के टर्म्स में। जब तक सोसाइटी ने मनी इन्वेंट नहीं किया था, ये सब्जेक्ट डेवलप ही नहीं हुआ। क्यों? तो देखो, सोसाइटी में जितनी भी चीजें हम खरीदते बेचते हैं, कोई सा भी गुड्स हो, कोई सा भी सर्विसेज हो, जो हम खरीद बेच रहे हैं, आपको मालूम होगा कि उसके मेजरमेंट के का यूनिट का अगर हम देखेंगे तो कोई चीज केजी में मेजर हो रहा है ना। कुछ चीजें लीटर में मेजर होती है, कुछ चीजें मीटर में मेजर होती है। जैसे कपड़ा मीटर में मेजर होगा, ऑयल लेने जाओगे लीटर में मेजर होगा, है ना। कोई और चीज लेने जाओगे हो सकता है वो पीस में मेजर हो। तो देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है, लेकिन इन सब को हम मनी में वैल्यू कर सकते हैं, मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्राइस ऑफ द गुड्स, है ना। दैट इज वाई, चूंकि मनी सारे गुड्स और सर्विसेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज वाई हम अकाउंट्स को इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरा क्या होता है अकाउंटेंसी में? मनी। उम्मीद है कि सेकंड डेफिनेशन भी आपको समझ आ गया हो। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंट। व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट क्या है? तो देखो, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड, कोई सा भी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड अगर कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी चेंजेस हो रहा है उस हेड में, तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर अकाउंट शो करते हो। एन अकाउंट शोज, एक अकाउंट क्या शो करता है? इंक्रीज और डिक्रीज शो करता है एक पर्टिकुलर हेड को। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर हेड में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है हमको रिकॉर्ड करना है, तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैश, कुछ भी सामान खरीदना हो कैश का इस्तेमाल होगा। गुड्स बेचोगे तो कैश आएगा, खर्चा पेड करोगे तो कैश जाएगा। तो कैश बढ़ेगा भी, कैश घटेगा भी। तो यू विल यूज एन अकाउंट कॉल्ड कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आ गया, मतलब ये हुआ कि कैश से रिलेटेड ज्यादा सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में जाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर जब परचेज कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो परचेज और सेल्स ऑफ फर्नीचर किस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, है ना। यानी इन सिंपल एक अकाउंट शो करता है क्या? तो एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो वो उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है,
अब अगर आप अपने आसपास देखेंगे ना तो हर तरफ आपको अकाउंट्स ही अकाउंट नजर आएगा, स्पेशली इफ यू आर डूइंग बिजनेस। कैसे? स्टाफ को रखा आपने, बहुत सारे स्टाफ हैं, क्या करेंगे आप? सैलरी पेड करेंगे ना। तो अब मोहन को सैलरी दिया तो मोहन का खाता, सोहन को सैलरी दिया तो सोहन का खाता, इतने सारे 1000 स्टाफ है तो 1000 अकाउंट खोलेंगे क्या आप? नहीं, एक कॉमन अकाउंट रखेंगे, क्या नाम से? सैलरी। किस नाम से रखेंगे? सैलरी। अब उस सैलरी में सबका रिकॉर्ड होगा, मोहन, सोहन, रोहन, 1000 इंप्लॉइज है, नो प्रॉब्लम। सबको अगर आप पेमेंट कर रहे हो, कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? सैलरी। मजदूर है, फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, क्या देना है उसे? मजदूरी। कौन सा अकाउंट यूज करोगे? वेजेस। मजदूर तो हजारों होंगे, लाखों होंगे आपके फैक्ट्री में काम करने वाले, तो क्या सबका अलग अलग नाम से अकाउंट रिकॉर्ड करोगे? नो। कौन सा अकाउंट लोगे? वेजेस। एक कॉमन अकाउंट बनाओगे उनके लिए, वेजेस। ठीक है, तो आई होप कि अकाउंट समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर हेड के इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट ओपन करते हैं, और वो अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट नेम से आएगा डिपेंडिंग अपॉन कि उसका नेचर कैसा है, टाइप कैसा है, वगैरह वगैरह। और ज्यादातर तो आप नाम से ही पहचान लोगे, क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो वहां पे अंदाजा लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेफिनेशन अभी हमने बुक कीपिंग का देखा और अकाउंटिंग का देखा। उसमें एक टर्म आया था, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इस पे बात करते हैं हम कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है और इवेंट्स क्या है। सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर लें। व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे हम? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहा जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? देखें, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन। क्या है ये? क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? एक एग्रीमेंट है। और अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन कह रहे हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो एग्रीमेंट है, किसके बीच होगा? बायर एंड सेलर। इन दो लोगों के बीच ये ट्रांजैक्शन होना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट का नाम है। किस चीज का एग्रीमेंट होगा? एक्सचेंज। कुछ लेंगे कुछ देंगे, आदान प्रदान होगा। क्या? गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, और क्या हो सकता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। एक एक करके तीनों का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने गुड्स खरीदा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। 10,000 रुपया में आपने क्या खरीदा? फर्नीचर। किस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ? फर्नीचर। गुड्स। क्लियर है? अगेन अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सर्विसेज के एग्जाम्पल को लेते हैं। परचेज्ड 1 ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया 10,000 में, यानी इंश्योरेंस कराया बिजनेस का। क्या मिला इंश्योरेंस में? एक सर्विस। आपने सर्विस खरीदा, आपने आपको सिक्योर्ड किया कि अगर आपका बिजनेस लॉस हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर रीजन से डैमेज हो जाए, बिजनेस खत्म हो जाए, किसी तरह का नुकसान हो जाए, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा। क्या खरीदा आपने? यू बॉट अ सर्विस, है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? अबाउट बिटकॉइन वर्थ ₹1,00,000। 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा आपने। क्या हुआ? ये किस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ? ये ट्रांजेक्शन हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज विद इन रिटर्न ऑफ मनी। पैसे देखिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ मिला, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई होप ये पॉइंट समझ आया हो। और सिंपल कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000। गुड्स खरीदा आपने, कितने का? 1 लाख का। ट्रांजेक्शन नंबर 2, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स फॉर ₹50,000, और आपने 75,000, आपने हाफ ऑफ द गुड्स बेच दिया। कितने में बेचा? 75,000। तो यहाँ पे आपके सामने 2 एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शन, लेन देन का। एक ट्रांजेक्शन है कि आपने गुड्स खरीदा, और दूसरा ट्रांजेक्शन है कि आपने गुड्स बेचा।
अब इन दो ट्रांजैक्शंस को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स क्या है, व्हाट डू वी कॉल इवेंट्स, इवेंट्स कहते किसको? तो लेट अस डिस्कस नाउ इवेंट्स। व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट किसको कहा जाएगा? देखिए, इवेंट्स कहते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट को। एक से ज्यादा लेन देन अगर हुआ है ना, तो उसका जो इफेक्ट होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इवेंट्स। एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट को इवेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इवेंट। और इवेंट को हम मेजर कर सकते हैं किस टर्म्स में? वैसा टर्म जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होगा ना, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल लेन देन रिकॉर्ड नहीं होते, बल्कि इवेंट्स भी रिकॉर्ड होते हैं। और वो कौन से इवेंट्स है जो रिकॉर्ड होंगे? जिन इवेंट्स को हम मेजर कर सकेंगे मनी के टर्म्स में, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करें। क्लियर है? अब आप रिकॉल कीजिए वो दो एग्जाम्पल जो आपने अभी इससे पहले नोट करा होगा। पॉइंट नोट भी करते चलिएगा अगर आप लाइव कर रहे हैं क्लास। तो अगर आपके पास क्लास नोट्स अवेलेबल है तो ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स नोटेड होंगे। बीच बीच में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आप सीधा सीधा इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पे, एज जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से। तो इवेंट्स के एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। अभी आपको हमने दो एग्जाम्पल दिया था गुड्स खरीदने का, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 का गुड्स खरीदा। और ट्रांजैक्शन नंबर 2, ये था ट्रांजैक्शन 1, ये है ट्रांजैक्शन 2, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स फॉर ₹90,000, आधा गुड्स बेच दिया आपने कितने में? 90,000। अब ये दो ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट है। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कितने का गुड्स बचा हुआ है, तो आप खुद जवाब दोगे कि सर 1,00,000 का गुड्स खरीदा है एंड हाफ ऑफ द गुड्स तो बेच दिया हमने, इसका मतलब आधा बचा हुआ है। दैट मीन्स कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, और वो क्लोजिंग स्टॉक कितने अमाउंट का है? 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ ना, क्या कोई लेन देन हुआ क्या? नहीं, ये दो लेन देन का रिजल्ट है। यहाँ पे एक से ज्यादा लेन देन हुआ है, उसका रिजल्ट है यहाँ पे कि मेरे पास स्टॉक बचा रह गया, हमने गुड्स खरीदा था, कुछ गुड्स बेचा तो कुछ स्टॉक बचा रह गया। तो ये जो स्टॉक बचा रह गया, कितने का बचा रह गया वो भी हमें मालूम है। तो मॉनेटरी टर्म्स में जिन जिन भी इवेंट्स को हम मेजर कर लेंगे उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक भी आपको आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। उम्मीद है बात समझ आई हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस की। अकाउंटिंग प्रोसेस, देखिए फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं, दिमाग में फिट कर लीजिए। अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं क्यों है? क्या मकसद होता है? दो बेसिक मकसद होता है। एक तो ये कि हमको प्रॉफिट पता लगे, लॉस पता लगे, बिजनेस प्रॉफिट में है कि बिजनेस लॉस में, ये पता लगे। और दूसरा ये कि हमको ये पता चल जाए कि बिजनेस मेरा आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, बंद तो नहीं हो जाएगा। यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करा जाता है। ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स के प्रिपेयर करने का। यहां पर आपके सामने हमने अभी लिखा है, क्या लिखा है? अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ये प्रोसेस आप कैसे परफॉर्म करोगे? अकाउंटिंग प्रोसेस तुम कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक यहाँ पे लिस्टेड है ना, ये वो फंडामेंटल टॉपिक्स है अकाउंटिंग का जो हर एक स्टूडेंट्स का अच्छा होना चाहिए। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिस्टेड आपका हर टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपने अकाउंट सीखा, अदरवाइज नहीं। अगर इन टॉपिक में आप फेल कर रहे हैं तो आपने अकाउंट्स अच्छे से नहीं सीखा। तो इन टॉपिक्स को हर हाल में आपका अच्छा होना चाहिए। तो देखें हिसाब किताब को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कोई भी लेन देन करते हो तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होता है लेन देन का। मार्केट से कोई सामान खरीदे, फर्नीचर खरीद के लाया, मशीन खरीद के लाया, कुछ भी खरीदे, डॉक्यूमेंट मिला है ना, ट्रांजैक्शन का प्रूफ। इसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। यानी द डॉक्यूमेंट दैट इज द प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन का प्रूफ है उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल से हम सबसे पहले रजिस्टर में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और वो पहला रजिस्टर हमारा है जर्नल। क्या है? जर्नल। ये आपका फर्स्ट टॉपिक भी है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ के। यानी इस चैप्टर में ही हम लोग कंटिन्यूटी में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जर्नल। ये आपका फर्स्ट चैप्टर।
फिर जर्नल रजिस्टर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं, और उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, लेजर। इसको सेकेंडरी और प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है, जर्नल को प्राइमरी बुक बोला जाता है, और लेजर होगा आपका सेकंड चैप्टर। पहले जर्नल देन लेजर। फिर उसके बाद सारे लेजर में जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, सारे अकाउंट्स के बैलेंस को एक स्टेटमेंट में लिस्ट डाउन कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और फिर उसी ट्रायल बैलेंस से हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसी अकाउंट से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए एक साल में वो सारा जर्नल में रिकॉर्ड होगा, उस जर्नल से क्लासिफाइड फॉर्म में जाके यानी अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन हम लेजर में लिखेंगे। फिर सारे एक सिंगल सिंगल अकाउंट्स को, जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स ओपन हुए होंगे लेजर में, उन सारे बैलेंसेस को आप क्लोज करोगे, और फिर उन सारे बैलेंसेस को स्टेटमेंट में लिखोगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा। देन वहां से आपको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में बेसिकली दो स्टेटमेंट, वैसे और भी होते हैं जो हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप जानिए कि फाइनल अकाउंट में बेसिक दो स्टेटमेंट में, एक कहलाता है इनकम स्टेटमेंट, बेसिकली प्रॉफिट लॉस उसको बोलते हैं, और दूसरा कहलाता है पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट। इतना फंडामेंटल है आपका, आपको हर हाल में इसको अच्छा करना है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, चार टॉपिक। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये चार टॉपिक आपको हर हाल में अच्छा करना है। अभी हमने डेफिनेशन में कुछ फ्यू पॉइंट्स और डिस्कस किए थे। सिस्टम के बारे में हमने बात किया। सिस्टम, सिस्टम का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम? सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है सिस्टम का? द नेम ऑफ द सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम। क्या है ये डबल एंट्री सिस्टम? इस सिस्टम का दूसरा नाम है सिस्टम ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड, यानी एक ऐसा सिस्टम है जो हर ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना सिखाता है। और आपको ये बता दें कि अकाउंटिंग के लिए सिर्फ इकलौता यही एक सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है। देयर इज नो अदर सिस्टम। बाकी इसी सिस्टम के वेरिएशंस हैं, डबल एंट्री के अंदर ही आता है। जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे उनके रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट माना जाता है, और उसको पॉपुलर नाम दे दिया गया सिंगल एंट्री सिस्टम, बट दैट इज नॉट अ सिस्टम। वो कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप अकाउंट सिस्टमैटिकली मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप आउट ऑफ द सिस्टम हो, आप उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोल सकते हो, और उसका पॉपुलर नाम पड़ गया सिंगल एंट्री सिस्टम, बट दैट इज नॉट अ सिस्टम। रिमेंबर, देयर इज ओनली वन सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इसको सिस्टम ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। क्या है ये? एक बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। जो भी लेन देन हम करते हैं ना, उसके दो पक्ष होंगे, बिना दो पक्ष के लेन देन पॉसिबल नहीं। मार्केट से तुम कुछ खरीदने गए हो, पैसे लेके जाओगे। फर्नीचर लेना है, पैसा लेके गए फर्नीचर दुकान पे, पैसा दिए, फर्नीचर मिल गया। दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, दो साइड इन्वॉल्व हुआ, एक आपका कैश, दूसरा फर्नीचर। पैसे नहीं थे बट तुम्हारा दोस्त का दुकान है, तुम उसके शॉप पे गए, फर्नीचर लेके आए, उसको बोल दिया कि मेरे नाम पे उधार चढ़ा देना, उसने उधार दिया आपको, तो एक आपका उधार का अकाउंट आपके नाम से वहां रिकॉर्ड हो गया, एंड द फर्नीचर अकाउंट। उधार जिसने दिया, आपके दुकान, आपके दोस्त के दुकान का नाम है फर्नीचर मार्ट, दैट मीन्स आपने फर्नीचर कहां से लिया, फर्नीचर मार्ट से, तो एक अकाउंट फर्नीचर मार्ट का और दूसरा अकाउंट फर्नीचर। अगेन यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व। कोई तीसरा तरीका है क्या ट्रांजेक्शन का? अब आप कहोगे कि सर है ना एक तरीका, तो जाएंगे फर्नीचर उठाएंगे, लेके दे दौड़ भाग जाएंगे, तो वो फिर पिटाने के लिए तैयार रहिएगा आप, है ना। तो वो ट्रांजेक्शन वैसे नहीं होता। ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, और डबल एंट्री सिस्टम कहता है ना कि उस ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को आपको रिकॉर्ड करना है, और यही दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, डबल एंट्री कर रहे हैं मतलब दोनों साइड का रिकॉर्डिंग करें, क्या आया वो भी लिखा, क्या गया वो भी लिखा, क्या मिला किसने दिया, दोनों इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करें। ठीक है। अब दो साइड अगर हैं तो उनका नाम भी है, एक साइड को बोलते हैं डेबिट और दूसरे साइड को बोलते हैं क्रेडिट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों साइड इक्वल होना है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अमाउंट वाइज डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होगा। डबल एंट्री सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डेबिट साइड जितना अमाउंट है, क्रेडिट साइड भी उतना ही अमाउंट होगा। आई होप की पॉइंट समझ आया हो। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब है अमाउंट वाइज के बराबर होने का। दो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कि फर्नीचर खरीदा आपने, फर्नीचर परचेज्ड
₹4,10,000, 10,000 में आपने फर्नीचर खरीदा। इसका एंट्री क्या होगा हम अभी लिख रहे हैं, करना कैसे वो आपको आगे सिखाया जाएगा। फर्नीचर खरीदा आपने 10,000 रुपए में, इसका एंट्री आप करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट कर लोगे। अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 10,000। अनदर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। परचेज्ड फर्नीचर ₹4,10,000 फ्रॉम एक्स मार्ट, पेड 50% कैश इमीडिएटली। यानी आपने फर्नीचर तो खरीदा 10,000 का ही खरीदा, लेकिन 50% पेमेंट किया है किसको, एक्स मार्ट को। मतलब एक्स मार्ट से आपने फर्नीचर खरीदा, आधा पेमेंट कर दिया। इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो इसका एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। कैसे होगा उसका भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया ही नहीं, आगे सीखोगे आप। टू कैश अकाउंट और टू एक्स मार्ट अकाउंट। पैसा आधा दिया ना आपने, तो 5,000 कैश में जाएगा और 5,000 ड्यूज में जाएगा। अब आप नोटिस करो, यहां पे पहले वाले एग्जांपल में एक अकाउंट डेबिट में और एक अकाउंट क्रेडिट में, राइट। दोनों साइड एक एक अकाउंट है, अमाउंट भी बराबर है। लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में यहां पे डेबिट साइड में एक अकाउंट है, लेकिन क्रेडिट साइड में 2 अकाउंट है। तो क्या अकाउंट वाइज बराबर हुआ क्या, नहीं। एक में एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट है, तो दूसरे एग्जांपल में आपको 2 अकाउंट दिख रहा है। लेकिन क्या अमाउंट वाइज डिफर करा क्या, नहीं। अमाउंट वाइज दोनों ही एग्जांपल में सेम है। इधर भी दोनों साइड इक्वल आ रहा है, 10,000 10,000। इस वाले एग्जांपल में भी दोनों साइड अमाउंट वाइज बराबर आ रहा है। तो याद रखिएगा कि जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसमें अमाउंट वाइज डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होगा। आई होप कि पॉइंट समझ में आ गया हो, यहां तक कोई दिक्कत ना हुआ हो। डबल इंटरेस्ट सिस्टम हम लोग सीख चुके है ना। अब हम आ गए हैं अपने लेक्चर के लास्ट पोर्शन की तरफ, यानी आज का जो पहला लेक्चर है आपका, उसका ये लास्ट पोर्शन है और वो सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमने डेफिनेशन डिस्कस करा है वो सारा डेफिनेशन अगर आपको याद है अच्छे से, तो आप इस सब्जेक्ट को बेटर तरीके से सीखोगे। देखो जितना इंफॉर्मेशन आप क्लास में बताया जाता है ना, वो इंफॉर्मेशन कॉपी पे नोट क्यों करते हैं हम, ताकि अगर हम भूल जाए तो रिवाइज कर सके। यानी अगर हम भूल जाए तो रिवाइज कर सके। कॉपी को तेज नहीं बना रहे, एकदम फ्रेश कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट 3-4 कलर के पेन यूज करके एकदम आपने अच्छे से नोट्स बना लिया, लेकिन माइंड में है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ। आपका कॉपी तेज हो गया, आप वहीं रह गए। माइंड शार्प करना है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको सिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन माइंड में रखो, है कि नहीं। आगे चलिए, हमने सीखा कि हमको अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना सीखना है, सिस्टम फॉलो करना है। अब आप कहोगे सर सिस्टम क्यों फॉलो करते हैं, एक सवाल आपका आ सकता है कि सर सिस्टम ही क्यों फॉलो करते हैं। ठीक, सिस्टम ना फॉलो करते तो क्या होता, एक पर्सन को आप रखते कि भाई मेरे बिजनेस का हिसाब किताब तुमको देखना है। अब वो अपने हिसाब से मेंटेन करता, कुछ टाइम के बाद पता चला वो चला गया छोड़ के बिजनेस आपका, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसने क्या लिखा नहीं लिखा, क्योंकि उसने कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया। हमेशा आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। फिर दूसरा आएगा वो भी छोड़ के जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में जाओगे। मतलब अब आप अपना बिजनेस करोगे कि हिसाब किताब देखते रहोगे। इसका मतलब है कि अब बिजनेस तो बहुत सारे लोग करेंगे, सबके साथ ये प्रॉब्लम होगा। यानी सोचो कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कॉमन है सबका, तो जरूरत था ना इस चीज का कि क्यों ना इसको एज अ सब्जेक्ट ही सिखाया जाए सबको एक तरीके से। दैट इज वाई सिस्टम डेवलप करा गया, अकाउंट्स का सिस्टम, और सबको सिस्टमैटिकली सिखाएगा। अब आइए कि अगर हमको सिस्टमैटिकली कोई चीज सीखना है तो सिस्टम बनता है रूल से। सिस्टम बनाने के लिए चाहिए रूल्स, और रूल्स कैसे बनेगा, रूल्स बनेगा कैटेगरीज बनने से, क्लासिफिकेशन से। जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे रूल्स नहीं आएगा, रूल्स नहीं आएगा सिस्टम फॉलो नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बस पर चढ़ते हैं, वहां पे लिखा रहता है सीट रिजर्व फॉर सुनीता। अगर ये लिखा होता तो सिर्फ सुनीता ही बैठ सकती थी। क्या लिखा रहता है, सीट रिजर्व फॉर लेडीज। सोसाइटी ने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है जेंट्स लेडीज। तो अगर कोई मोहन सोहन रोहन गया, वो सीट देखेगा लिखा हुआ सीट रिजर्व फॉर लेडीज, नहीं बैठेगा उसको, रूल है वहां पे। लेकिन सीता सुनीता गीता मीता ऐसे कोई भी लेडीज हो सब बैठ सकती हैं। किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ था कि सीता तुमको बैठना है, सुमिता तुमको बैठना है, नहीं, लिख दिया लेडीज। लेडीज इज ए कैटेगरी, सबको पता है जो भी उस कैटेगरी में फॉल करेगा उसके ऊपर वो रूल लग जाएगा।
तो कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। कैटेगरीज क्लासिफिकेशन करने से रूल बनेगा, और रूल बन गया मतलब सिस्टम फॉलो होगा आपका। बात समझ आई? तो अब हम आते हैं उस सिस्टम की तरफ जो मॉडर्न सिस्टम कहलाता है, मॉडर्न कैटेगरीज कहलाता है। तो हम लोग अभी अकाउंट्स के मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, मैंने इसको ऐसे एक चश्मे का रूप दे दिया। अकाउंटिंग ग्लास, अकाउंट सीखना है, इस ग्लास को लगा लीजिए। अगर आपने इस ग्लास को पहन लिया तो फिर आपको हर जगह अकाउंट्स दिखेगा। ये AED एक साइड, LIC दूसरे साइड। यानी हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम 6 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स होंगे, और बहुत सारे राइटर 5 ही लिखते हैं। 5 लिखते हैं, उसके पीछे ये कि D और C यानी ड्रॉइंग्स और कैपिटल एक ही समझा जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बहरहाल मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स के 6 कैटेगरीज हैं। 5 कह सकते हो तो भी ठीक है, 6 कहोगे तो भी ठीक है। हम लोग 6 कैटेगरीज पढ़ेंगे। एक तो देखने में भी अच्छा लगेगा, एक बैलेंस है, और दूसरा ये इसका फायदा भी है, जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो वहां पे ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, आपको टॉपिक समझने में आसान होगा। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ AED LIC, टोटल कितने कैटेगरीज ऑफ अकाउंट है? 6। बात समझ आई? अब देखिए इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। AED, इसका डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज एन एसेट? एसेट्स क्या है? यहां पे हम लोगों ने एसेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, 3 टर्म यहां पे आया आपका। एक एक करके बात करते हैं। एसेट्स क्या है? एसेट एक रिसोर्सेज है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज होता है ना, जिसके ऊपर उनका फुल कंट्रोल हो, फुल्ली कंट्रोल हो, तो वो उसका एसेट कहलाएगा। और ये एसेट आया कैसे होगा? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई पास्ट में इवेंट हुए होंगे, उसकी वजह से आया होगा। आपने पास्ट में अपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराया, तो पास्ट में आपका लैंड परचेज का एक इवेंट हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक इवेंट हुआ, तब आपके पास एक अकाउंट बना। कौन सा अकाउंट? एसेट अकाउंट। किस नाम से? लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, है ना? अच्छा, एसेट का खास बात क्या होगा? एसेट का खास बात ये होगा कि उससे आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ आता रहेगा। यू विल बी गेटिंग समथिंग इन फ्यूचर, इकोनॉमिक बेनिफिट आता रहेगा। तो एसेट्स उन रिसोर्सेज को बोलेंगे जिसपे एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, और ये एसेट आता है पास्ट इवेंट की वजह से, और इन्हीं एसेट से फ्यूचर का बेनिफिट, फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? एग्जाम्पल के तौर पे एसेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एक एग्जाम्पल हुआ, जैसे प्लांट, जैसे फर्नीचर। आप कहोगे सर रहते सारे, जैसे एक और एग्जाम्पल है कैश, बैंक, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। पहचानोगे कैसे कि सर ये एसेट है? कैसे पहचानेंगे? कोई तरीका बता दिए शॉर्टकट? हाँ है ना। अगर किसी अकाउंट को देख के लगे कि मेरा पैसा यहां से रिकवर होना है, दैट्स एन एसेट। बिल्डिंग बेचोगे पैसा आ जाएगा, लैंड बेचोगे पैसा आ जाएगा, एसेट। बात समझ में आया? और पैसा पड़ा हुआ है बैंक में या खुद के पास, तो एसेट है ही है। दूसरा कैटेगरी ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। अब याद रखिएगा, एक्सपेंसेस में एक्सपेंस और लॉस भी आता है। एक्सपेंस एंड लॉस बोथ आर इंक्लूडेड हियर। क्या है ये एक्सपेंसेस? इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से बिजनेस हो रहा है, तो जो भी पैसे, जो भी कॉस्ट आप खर्च करोगे, जाहिर सी बात है अर्न करने के लिए तो पहले खर्च करना पड़ेगा ना। तो रेवेन्यू कमाने के लिए, आप अपने ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए जो भी अमाउंट रेगुलर बेसिस पे आप खर्च करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। एक्सपेंस की वजह से क्या होगा? आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, पैसे निकलेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे रेंट खर्च है, जैसे सैलरी खर्च है, जैसे कमीशन खर्च है, और भी बहुत सारे होंगे। जैसे बैड डेट्स, जो पैसा डूब जाता है उसको बोलते हैं, ये भी क्या है? एग्जाम्पल है किसका? एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलिए, AE हो गया। नाउ इट्स D। D स्टैंड्स फॉर ड्रॉइंग्स। D किसको बोल रहे हैं? ड्रॉइंग्स को। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? तो देखिए याद रखिएगा, बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना, तो जो उसका अकाउंट है वो कैपिटल के नाम से जानते हैं। बिजनेस के ओनर का अकाउंट बिजनेस में कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। और बिजनेसमैन जब बिजनेस से अपना पर्सनल खर्चा कोई पेड कर ले,
बिजनेस के पैसे का इस्तेमाल कर लिया अपना पर्सनल खर्चा पेड करने के लिए, या बिजनेस से कुछ निकाल लिए पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो उसके लिए सेपरेट एक अकाउंट ओपन करा जाता है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स रेफर्स टू द पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर्स पेड आउट ऑफ बिजनेस और अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर आउट ऑफ हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया, पर्सनल इस्तेमाल के लिए किसने? बिजनेस के मालिक ने। कौन सा अकाउंट यूज करोगे आप? ड्रॉइंग्स। या अपना पर्सनल खर्चा, अपने घर का कोई खर्चा है बिजनेस के पैसे से पेड कर दिया, तो भी कौन सा अकाउंट यूज करोगे आप? ड्रॉइंग्स। जैसे ड्रॉइंग्स का एक एग्जांपल होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर ₹1000 पेड बाय बिजनेस, पेड बाय बिजनेस, बिजनेस ने पेड कर दिया ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 1000 रुपए। ठीक है भाई, क्या ये बिजनेस का खर्चा था? नहीं। किसने प्रीमियम लिया है? ओनर ने। तो ये ओनर का पर्सनल खर्चा है ना, कहां रिकॉर्ड करोगे? ड्रॉइंग्स। उम्मीद है बात समझ में आई हो। तो एईडी हमने डिस्कस कर लिया, एसेट एक्सपेंसेस ड्रॉइंग, संपत्ति, खर्च और आहरण तो कहते हैं संपत्ति, ये हो गया खर्च और ये है आहरण। आगे चलिए। नाउ द नेक्स्ट 3 अकाउंट्स जो कि लास्ट है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके आप सॉल्यूशंस शेयर कर दीजिएगा और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और आंसर आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। द नेक्स्ट 3 अकाउंट्स कैटेगरी इज LIC। एल यानी कि लाइबिलिटीज, हिंदी में इस लाइबिलिटीज को बोलते हैं कर्ज। अब ये कर्ज क्या है? तो देखो, पास्ट में कोई इवेंट हुआ है और उस इवेंट की वजह से आपको आज के डेट में कोई आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेमेंट करने की, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि आपको एक अमाउंट पेड करना है, करना पड़ेगा, करना है या करना पड़ेगा। क्यों? पास्ट के किसी इवेंट की वजह से। तो एनीथिंग दैट यू ओ टू समबडी, टू सम ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज, आपका बिजनेस अगर कर्ज लेकर के आपके ऊपर बर्डन है आपके बिजनेस के ऊपर, दैट विल बी पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी आज के डेट में आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन रिटर्न करने का। कैसे रिटर्न करोगे? क्या पेड करोगे? पैसे पेड करोगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये ऑब्लिगेशन क्यों आएगा? पास्ट में कोई कर्जा हुआ होगा, पास्ट में आपने गुड्स उधार खरीदा, कर्ज बन गया। बैंक से लोन ले लिया था, कर्ज बन गया। बैंक का ओवरड्राफ्ट है, कर्ज बन गया। तो एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटीज बहुत सारे हैं, नोट कर लीजिएगा। बैंक लोन एक एग्जांपल है, क्रेडिटर्स एक एग्जांपल है, एटसेट्रा। अगले एग्जांपल की तरफ चलेंगे ना। द फिफ्थ कैटेगरी दैट इज कॉल्ड इनकम। व्हाट इज एन इनकम? इनकम जिसको हम रेवेन्यू भी बहुत जगह पे देखते हैं, रेवेन्यू टर्म भी लिखा रहता है कई जगह, रेवेन्यू। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में आपको इनकम की जगह रेवेन्यू कैटेगरी, पहले किसी भी नाम से जाने, इनकम का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए। इनकम जिसको रेवेन्यू भी बोला जाता है, ये वो फाइनेंशियल गेन है, वो पैसे है जो कमाए गए हैं बिजनेस के द्वारा रेगुलर बेसिस पे। अब आप बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है रेगुलर बेसिस पे हमको कोई ना कोई अलग अलग सोर्सेज से पैसे आते रहेंगे। ऑल दो सोर्सेज आप उसको क्या कंसिडर करोगे? यू विल कंसिडर देम एज इनकम। और सबसे बड़ा इनकम क्या होगा? सबसे बड़ा इनकम का एग्जांपल है जब आप सेल्स करोगे, गुड्स बेचोगे, जिस चीज का बिजनेस करो वो बेचोगे तो इनकम आएगा। और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे आपने किराया में मकान दे रखा है, रेंट रिसीव कर रहे हो, इनकम। कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। एंड द लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल। कैपिटल किसका अकाउंट है? बिजनेस के मालिक का अकाउंट। तो कैपिटल रेफर्स टू द अकाउंट ऑफ द ओनर। किसका अकाउंट है? ओनर। ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है ना, उसका अकाउंट है कैपिटल। और कैपिटल में जो भी अमाउंट होगा ना, वो किसको बिलोंग करेगा? ओनर को। आप किसी का खाता उठाए, उसमें लिखा हुआ है, एक सिंगल पर्सन का बिजनेस है, आप उसका अकाउंट उठाए और उसमें लिखा हुआ है कैपिटल 50 लाख रुपीज, समझ जाइए कि उसके बिजनेस के मालिक ने कितना पैसा लगाया हुआ बिजनेस में, 50 लाख रुपए। अंडरस्टूड? बात समझ आई? तो ये था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहला टास्क अकाउंट्स में जो आपको आना चाहिए वो यही कि हम अकाउंट्स को कैसे पहचानेंगे कि ये एसेट है, एक्सपेंसेस है, ड्रॉइंग है, लाइबिलिटीज है, इनकम है या कैपिटल है। यानी अगर बहुत सारे अकाउंट्स के नाम दिए जाएं तो आप उसको पहचानना पड़ेगा आपको कि क्या वो एसेट है या वो एक्सपेंसेस है या वो ड्रॉइंग्स है या वो लाइबिलिटीज है या इनकम है या कैपिटल है। थोड़ा सा आपके लिए आसान बनाते हैं कि यहाँ पे देखिए हमने AEDLIC 6 कैटेगरी लिखा ना,
लेकिन इसमें आपको मेनली 4 कैटेगरीज में पहचानना होगा, दैट इज ए, ई और एल, आई। ड्रॉइंग्स और कैपिटल, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, ये तो किसका अकाउंट है, ये है ओनर का अकाउंट, ओनर से रिलेट कर रहा है। यहां ओनर का इन्वेस्टमेंट शो होगा कैपिटल में, और इसमें शो होगा ओनर का पर्सनल खर्चा जो उसने बिजनेस के पैसे से इस्तेमाल किया, या जो भी कुछ निकाला। तो ये दोनों तो ओनर से रिलेट कर रहा है, तो हर जगह ये कैपिटल और ड्राइंग यूज नहीं होगा। ज्यादातर जो कैटेगरीज ऑफ अकाउंट यूज होंगे ना, या तो वो एसेट होंगे, या एक्सपेंस होंगे, या लाइबिलिटीज होंगे, या इनकम होंगे। तो इसी में पहचानना है। कैसे पहचानोगे, अगर आपको देख के लग रहा है कि इस अकाउंट में मेरा पैसा आना है, दैट इज एन एसेट। अगर आपको देख के लग रहा है कि ये जो अकाउंट है इसमें हमने पेमेंट करना है, कर दिया है या करना है, क्योंकि हमने कोई फैसिलिटी ले लिया है, फैसिलिटी यूज कर लिया है, दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस में पैसा वापस नहीं आता, एसेट में पैसे वापस आएंगे, रिकवरी होगा, वहां अमाउंट आएगा। लाइबिलिटीज, लगे कि पेमेंट करना है, मेरे पास पिछले पास टाइम में कुछ भी आया था, आपने उधारी लिया हुआ है तो लौटाना पड़ेगा, दैट इज योर लाइबिलिटीज। इनकम में भी आपके पास पैसा आएगा बट लौटाना नहीं, क्योंकि आपने कमाया है, दैट इज एन इनकम। तो उम्मीद है कि आप एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, इनकम को आसानी से पहचान लोगे। कैपिटल ड्राइंग तो क्वेश्चन में ही खुद पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन के साथ आपको आज फर्स्ट लेक्चर में छोड़ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और वो क्वेश्चन है कि अगर बहुत सारे अकाउंट के नाम दिए रहे तो आप उसको पहचान के लिखोगे कि ये एसेट है या एक्सपेंसेस है या लाइबिलिटीज है या इनकम या कैपिटल और ड्राइंग है। लेट अस सी, ये है आपका क्वेश्चन और आप इसको बना लीजिएगा। ये था हमारा डे 1 फर्स्ट लेक्चर जो कि कंप्लीट हो गया है, और इस डे 1 में हम आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ रहे हैं। ये आपका होमवर्क होगा जिसको आप बना लेंगे, इन 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, दैट्स योर होमवर्क। इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।